गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे फसलों उत्पादन के बारे में या फिर क्रॉप प्रोडक्शन जिसे कहते हैं, उसके बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले समझते हैं कि फसलों उत्पादन क्या है या फसलों उत्पादन का क्या मतलब है। देखिए, फसलों उत्पादन का अर्थ जो है वो है शास्त्र विज्ञान या कृषि विज्ञान की वह शाखा से जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं ठीक है से संबंध रखता है। देखिए, फसल उत्पादन क्या है? फसल उत्पादन अर्थात शास्त्र विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन क्या है, जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन, देखिए फसल उत्पादन के साथ भूमि का प्रबंधन के सिद्धांत और उससे जो क्रियाएं हैं भूमि प्रबंधन से संबंधित या भूमि या खेती करने से संबंधित जो क्रियाएं हैं उससे संबंध रखती है। फसलों उत्पादन या शास्त्र विज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इस विज्ञान के जनक फादर ऑफ एग्रोनॉमी की संज्ञा पीटर डी क्रेसेंजी को प्रदान की गई। ठीक है, पीटर डी क्रेसेंजी ने इसकी संज्ञा दी या इसकी परिभाषा दी, इसके बारे में बताया। आगे हम बात करेंगे फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण, स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, क्या है स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहला कवर क्रॉप, ऐसी फसलें भूमि को ढक कर रखती हैं। क्या होती है? देखिए, कवर क्रॉप यहाँ पे समझते हैं कवर क्रॉप क्या है। तो कवर क्रॉप ऐसी फसल है जो भूमि को ढक कर रखती है, भूमि का संरक्षण करती है, भूमि को बचाती है, ढके रहती है, उसे क्या कहते हैं? कवर क्रॉप कहते हैं। ऐसी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। क्या होता है? जो कवर क्रॉप होती हैं उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती हैं। ठीक, इनकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती। क्या होता है? जो कवर क्रॉप होती हैं इनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी में एक जाल की तरह चारों तरफ फैल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? मृदा कटाव कम होता है, मृदा कटाव को रोकती हैं ये। जैसे कि हम बात करें उड़द की या फिर मूंगफली, पैराग्रास, शकरकंद और लोबिया, ये कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी जड़ें जो भूमि में फैलकर भूमि के मृदा कटाव को रोकती हैं। ठीक, आगे बात करें कंटूर क्रॉप की। तो कंटूर क्रॉप क्या है? तो समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप, समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें कंटूर क्रॉप्स कहलाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि भूमि तथा जल संरक्षण। ठीक, जो कंटूर क्रॉप्स होती हैं उनका सीधा सा संबंध होता है या फिर यह कह लें कि उनका मुख्य उद्देश्य यह होता है भूमि तथा जल का संरक्षण। आगे बात करेंगे बॉर्डर या फिर गार्ड क्रॉप, ये क्या होती हैं? कुछ फसलें, ठीक है, कुछ फसलें खेतों के बॉर्डर के रूप में या फिर जंतुओं से सुरक्षा के रूप में, सुरक्षा के लिए मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं। इसको समझते हैं बॉर्डर क्रॉप या गार्ड क्रॉप। देखिए, जैसे समझ में ये आ रहा है, गार्ड माने रक्षा करना, गार्ड क्रॉप या फिर बॉर्डर क्रॉप। तो जो मुख्य फसल है हमारी, ये मान लीजिए हमारा ये खेती जहाँ पे खेती कर रहे हैं वो हमारा ज़मीन है खेती के लिए, तो उसके क्या करते हैं कि इसके चारों तरफ जो है हम एक फसल लगा देते हैं। ठीक है, चारों तरफ फसल लगा देते हैं और बीच में हमारी जो होती है वो होती है मुख्य फसल होती है बीच में। तो क्या करते हैं, बीच में मुख्य फसल उगाई जाती है और जो बॉर्डर क्रॉप होती है वो चारों तरफ अगल बगल उगाई जाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? बॉर्डर क्रॉप। आगे बात करेंगे रोधी फसलें, हवा की गति को कम करती हैं। क्या होता है? कुछ फसलें ऐसी होती है जिन्हें रोधी फसलें कहा जाता है, जो हवा की क्या कहते हैं, गति को रोकते हैं। ठीक है, बॉर्डर क्रॉप के रूप में इन्हें उगाया भी जाता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, ठीक है, कुसुम, साल्ट फ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर। और ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती हैं। चने के खेत के चारों ओर कुसुम की फसल जो है इसी के उद्देश्य से लगाई जाती है ताकि हवा की गति को कम किया जा सके। आगे हम बात करेंगे कैश क्रॉप की। कैश क्रॉप क्या होता है? तो कैश क्रॉप ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है, कैश क्रॉप को क्यों उगाया जाता है? तो कैश क्रॉप या फिर ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है
जिनका उद्देश्य यह होता है कि उनको तुरंत बाजार में बेचकर उनसे तुरंत मुद्रा प्राप्त की जा सके, जैसे कि गन्ना हो गया, आलू हो गया और कपास हो गया, तंबाकू हो गया। ये सब जो है कैश क्रॉप कहलाती हैं या व्यवसायी फसलें होती हैं। आगे बात करें कमर्शियल क्रॉप्स की, तो व्यवसायी फसलों का उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है, जैसे कि जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, रबर आदि। ठीक है, ऐसी फसलें जो नगदी फसलें होती हैं और जिनका उद्देश्य यह होता है, जिनको उगाने का उद्देश्य यह होता है कि उनसे हम अधिक से अधिक आय प्राप्त करें या फिर अधिक से अधिक जो है धन अर्जित करें, उसे क्या कहते हैं, कमर्शियल क्रॉप भी कहते हैं। आगे बात करें बागानी फसलों की, प्लांटेशन क्रॉप्स की, ये क्या होती हैं? कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के आधार पर क्या होता है, कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के आधार पर भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत नारियल, तार, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी एवं रबर को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, बागानी फसलें कौन कौन सी हैं, यह सवाल भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बागानी फसलें कृषि एवं वाणिज्य मंत्रालय के आधार पे भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत कुछ फसलें आती हैं, जैसे कि जैसे कि नारियल हो गया, ताड़ हो गया, सुपारी हो गई, काजू, चाय और रबर आदि कुछ ऐसी फसलें शामिल की गई। आगे बात करें हम कैच क्रॉप या फिर एनर्जी क्रॉप की, तो जब मुख्य फसल असफल सिद्ध हो जाए, जैसे कि हमने किसी भी फसल की खेती करी और वह किसी कारणवश उससे हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाया या वह फसल, वह खेती जो है असफल हो गई, तब जो है आकस्मिक रूप में कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, अपने नुकसान से बचने के लिए जो फसल लगाई जाती है, ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जो कम अवधि में तेज़ी से वृद्धि करने वाली हो और आसानी से काट कर किसी भी समय उपयोग में लाई जा सकती हो, जैसे मूंग, उड़द, लोबिया, प्याज और मूली आदि कुछ ऐसी फसलें हैं। आगे हम बात करें ट्रैप क्रॉप की, तो ट्रैप क्रॉप क्या होता है? ट्रैप क्रॉप ऐसी फसलें को उगाकर जो मृदा के अंदर जो है, मृदा में मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है, जैसे ओरोबंकी को सोलेंसी कुल के पौधों द्वारा, स्ट्राइगा को सोरघम द्वारा एवं कॉटन रेडबक को कपास के चारों ओर भिंडी उगाकर क्या किया जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है या फिर उसको फंसाया जाता है। आगे बात करें हम एनर्जी क्रॉप की, तो एनर्जी क्रॉप का मतलब होता है तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि एथेनॉल एवं एल्कोहल की खेती की जाती है, जैसे गन्ना, आलू, मक्का, टोपियोका, जेट्रोफा, ये सब ऐसी फसलें हैं जिन्हें एनर्जी क्रॉप कहते हैं, जिनसे हम तरल पदार्थ भी प्राप्त करते हैं। आगे बात करेंगे हम खरीफ ऋतु की फसलों के बारे में कि खरीफ ऋतु को कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो खरीफ ऋतु की फसलें जैसे कि कपास, जूट, अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, अरंडी, सूरजमुखी, धान, सनई, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि क्या होती हैं, खरीफ क्रॉप कहलाती हैं। इन्हें शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप की जो फसलें होती हैं उन्हें शॉर्ट डे प्लांट भी कहा जाता है। ऐसी फसलें जिनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं और यह खरीफ ऋतु के अंतर्गत उगाई जाती हैं। मूंगफली, तिल और बाजरा प्रमुखता जो है वर्षा आधारित फसल। रबी ऋतु की फसलें जैसे कि चना, मटर, मसूर, सरसों, अलसी और तंबाकू, गन्ना, गेहूँ, बरसीम आदि जो हैं रबी क्रॉप की फसलें हैं। और जो रबी क्रॉप की फसलें होती हैं वो लॉन्ग डे पौधे होते हैं। रबी क्रॉप के जो पौधे होते हैं उन्हें लॉन्ग डे कहते हैं, क्योंकि ये पौधे उनको जो है अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। आगे हम बात करें फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं कि कौन सी फसल किस कुल से आती है या किस कुल में रहती है। ठीक है, तो बात करें घास कुल की, जिसे ग्रेमनी कहा जाता है। तो घास कुल में जैसा कि गेहूँ, ज्वार हो गया, गेहूँ, जौ, धान, बाजरा, गन्ना, ज्वार, कोंदव आदि कुछ ऐसी फसलें हैं जो घास कुल से आती हैं या फिर ग्रेमनी कुल में आती हैं।
मटर कुल की बात करें, लेगुमिनेसी कुल की, तो मटर कुल में जितनी भी दलहनी फसलें हैं जैसे कि मटर, चना, मूंग, उड़द और सोयाबीन और अरहर, क्या कहते हैं, सनई, लोबिया आदि जो फसलें होती हैं ये लेगुमिनेसी या फिर मटर कुल के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करें सरसों कुल या फिर क्रूसीफेरी जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत कुछ तिलहनी फसलें आती हैं जैसे सरसों, राई, तारामीरा और उसके बाद मूंग, सलजम, फूल गोभी, पात गोभी आदि जो है सरसों कुल की होती हैं या फिर क्रूसीफेरी कुल से आती हैं। कपास कुल की बात करें या फिर मालवेसी की बात करें तो इसमें कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल आदि। आलू कुल की बात करें तो सोलेनेसी जिसे कहा जाता है सोलेनेसी कुल, इसमें आता है तंबाकू, आलू, धतूरा, बैगन, टमाटर और मिर्च, ये जो है सोलेनेसी कुल में आते हैं। जूट कुल की बात करें तो इसमें जूट और फलसा आता है। लिनिएसी की बात करें तो इसमें अलसी आती है। कंपोसिटी की बात करें, कंपोजिटी की, तो इसमें सूरजमुखी आता है। चुकंदर, चुकंदर की बात करें, चिकनोपोडिएसी जिसमें आता है चुकंदर और बथुआ, ठीक। एलिएसी कुल में आती है प्याज, लहसुन, ठीक। और उसके बाद तिल कुल की बात करें, पिडालिएसी की, तो तिल आता है उसमें। और आगे बात करें फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन की, कि फसल चक्र या फिर क्रॉप रोटेशन क्या होता है, तो किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में फसल को इस क्रम में उगाया जाए कि भूमि की उर्वरा शक्ति का कम से कम हास्य हो और जो है अच्छा फसल उत्पाद प्राप्त हो, फसल चक्र कहलाता है। सिस्टम का मतलब यह होता है एक सिस्टमैटिक ढंग से कि तत्वों या अवयवों को एक ऐसे समूह में जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, शासन प्रणाली या फिर क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है, जो कुछ इस प्रकार होता है जैसे कि किसी निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधनों से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया शास्य कार्यक्रम या फिर क्रॉपिंग पैटर्न, इसका प्रबंधन शास्य प्रणाली या क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। अब क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, तो क्रॉपिंग सिस्टम इक्वल टू क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट। यह स्थान और वातावरण के बदलने से क्या होता है, बदल जाता है और यह स्थान विशिष्ट होता है, ठीक। अगली बात करें तो किसी फॉर्म पर प्रयुक्त शासन क्रम या क्रॉपिंग पैटर्न तथा वहां उपलब्ध तकनीकी संसाधन और अन्य उद्यमों के परस्पर अंतःक्रिया को क्या कहते हैं, शासन प्रणाली कहते हैं। आगे बात करें फसलों उत्पादन के सभी अवयवों तथा इनको आपसी संबंध और वातावरण के साथ समाविष्ट होना ही क्या कहलाता है, शासन प्रणाली कहलाता है। आगे बात करें किसी भूखंड पर निश्चित समय हेतु फसलों का व्यवस्था क्रम तथा मृदा प्रबंधन क्रियाएं एवं अन्य प्रबंधन शासन प्रणाली या फिर क्रॉपिंग सिस्टम कहलाता है। शासन प्रणाली क्रॉपिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य, शासन प्रणाली को समझते हैं तो शासन प्रणाली क्या होता है, शासन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है कि संसाधनों या फिर भूमि, जल और सौर विकिरण का जो है समुचित उपयोग करके उत्पादन स्तर को स्थिर रखते हुए और अधिकतम कैसे उत्पाद को प्राप्त कर सकते हैं, शासन प्रणाली कहलाता है या फिर इसके बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करते हैं। तो साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे एकल कृषि के बारे में। तो एकल कृषि या फिर जिसे मोनोकल्चर भी कहा जाता है, यह क्या होता है, किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल की बारंबार खेती एकल कृषि कहलाती है। जैसे कि राइस, जैसे कि धान की खेती कर रहे हैं फिर धान, तो क्या होता है, एकल हो जाता है एक और हेतु। और ऐसी खेती में शासन सघनता या फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा 100% हो जाती है। एकल शासन एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल को उपजाना एकल शासन कहलाता है। जैसे एक वर्ष में केवल एक फसल जैसे धान उगाया जाए और इस प्रकार की खेती को क्या कहेंगे, एकल प्रणाली कहेंगे, एकल शासन या मोनोक्रॉपिंग कहेंगे। इसमें शास्य सघनता क्या होती है, 100% होती है। शासन क्रम क्या होता है, तो शासन क्रम का अर्थ इस प्रकार से लगाया जाता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में किसानों द्वारा अपनाए जाने वाली शासन क्रिया या शासन चक्र जो है अधिकतर अपनाया जाने वाला शास्यवर्तन शासन क्रम कहलाता है। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिसेड बाई मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर इन गिवन एरिया ऑफ लोकेलिटी। समय तथा फैलाव में फसलों की व्यवस्था क्रम एवं प्रकार का शासन क्रम है। किसी निश्चित क्षेत्र में फसल या
फसलों को एक प्रति का वार्षिक क्रम और फैलाव, निश्चित व्यवस्था या फिर उसका अच्छी तरीके से जो है अरेंजमेंट करना शासन क्रम कहलाता है। आगे बात करें फसल सघनता या क्रॉपिंग इंटेंसिटी की, तो जो सघनता, फसल सघनता होती है कुल कृषि क्षेत्र या फिर एक वर्ष में निवल कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है, जिसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है, शासन सघनता कहलाता है। एक वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्र या फिर शुष्क कृषि इंटू 100, इससे क्या होता है, शासन सघनता हम निकालते हैं। शासन गहनता के आधार पर कृषि को गहन शासन जिसकी गहनता 200% या इससे अधिक हो तथा विरल शासन जिसकी गहनता 200 से कम हो, 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। कृषि संगठन के 2011 और 10-11 के अनुसार भारत की शासन सघनता 138% थी। कितना? 138% थी, जो वर्ष में 2019-20 में बढ़कर 151.1 हो गई। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ, धमाकेदार क्लास के साथ, धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।